हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का रिजल्ट रिलीज हो चुका है और उम्मीद है कि आप सभी ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। जिन लोगों ने अभी अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है वो जाकर के एसएससी की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर लें। वेबसाइट पर जाके जैसे ही विजिट करेंगे तो ये पोर्टल जो आपको पहला ही वाला जो लिंक है ना उसको ओपन करेंगे तो ये पोर्टल खुलेगा। उसमें ये जो साइड में देख रहे हैं अपना रिजल्ट, इस पे आप ऐसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके का पोर्टल खुल के आएगा। तो यहाँ पर देखो CGL, CHSL, जेई ये सब दिया हुआ है। तो JHT में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखो पहला ही कल का नोटिफिकेशन है। यहाँ से आप रिजल्ट और राइटअप दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। राइटअप जो है उसमें ये डिटेल दिखेगी आपको, जिसमें ये लिखा होगा कि कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए हैं, क्या क्या कट ऑफ है, और उसके बाद आपका नाम सेलेक्टेड लिस्ट में है या नहीं है उन कैंडिडेट्स में से, तो आपको ये लिस्ट चेक कर लेनी है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इनका लिंक डायरेक्टली आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करेंगे और तुरंत इस सीट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, वैसे इस सब की जरूरत होगी नहीं किसी को मुझे लगता है, पर फिर भी अगर कोई कैंडिडेट हैं जिनने अभी तक नहीं देखा है वो जाकर के अपना चेक कर लें। इस पूरे वीडियो में हम दो चीज़ों पर बात करने वाले हैं। पहले तो कट ऑफ में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कट ऑफ के बारे में, उसके बाद हम प्रॉपर जो स्ट्रैटेजी हमारी अब लास्ट जो डेज बचे हैं 30 या 35 डेज, उसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए कट ऑफ आपके स्क्रीन पर सामने दिख रही है कि जो जनरल की कट ऑफ रही है और ओबीसी की जो कट ऑफ रही है वो एकदम सेम रही है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है। ओबीसी की भी 135.75 है और अनरिजर्व की भी 135.75 है। एसटी की 104, ओबीसी की 135, ईडब्ल्यूएस की 120 और 135.75 यानी कि 136 के आसपास आप समझेंगे कि रही है। टोटल कैंडिडेट्स जो अनरिजर्व में क्वालिफाइड हुए हैं वो 589 और ईडब्ल्यूएस में 339, ओबीसी में 687 और एसटी में 149 कैंडिडेट्स जो है टोटल शामिल हैं, जो कि 2274 कैंडिडेट टोटल हो रहे हैं। इतने कैंडिडेट्स जो है मेंस का एग्जाम देंगे। अब आगे बात करते हैं प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पे। देखो फर्स्ट पेपर की जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ यानी कि 2022 की जो कट ऑफ थी वो क्या थी, अनरिजर्व की 134 थी और इस बार भी 136 अराउंड गई यानी 135.75, तो 136 लगभग तो सेम है कट ऑफ, आप देख सकते हैं। ओबीसी की कट ऑफ में काफी फर्क देखने को मिला है कि 130 थी और इस बार 136 है, और ईडब्ल्यूएस ये सब आप देख सकते हैं। फाइनल कट ऑफ की एक बार बात कर लेते हैं। जो मेन बात करनी है ना वो बेसिकली फाइनल कट ऑफ में करनी है, क्योंकि हमें उसी हिसाब से एक दिमाग में लेके चलना है कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए। देखिए मेहनत तो आपको पूरी करनी है, कितने भी मार्क्स आपको चाहिए आपके पूरी जान झोंक देनी है आपको, बट स्टिल एक रफली एक आइडिया हम लगाएंगे कि कितने मार्क्स अभी आपको जरूरत पड़ेगी फाइनल एग्जाम के लिए। अनरिजर्व से बात करते हैं। 257 फाइनल कट ऑफ रही है पिछले साल की, और पेपर 1 की कट ऑफ थी वो क्या थी, 134। तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि 257 में आप 134 को माइनस करेंगे तो आया 123। इतने मार्क्स आपको चाहिए थे पेपर 2 में। पेपर 2 की जो चेकिंग है ना वो बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट कहूँ या नंबर कम मिले हैं दिए गए हैं, सबको एवरेज मार्किंग हुई थी पिछले साल, यानी कि मुझे लग रहा है 128 अराउंड जो है वो एक कैंडिडेट्स के पता चले थे जो हाईएस्ट थे। और अगर शायद किसी के होंगे तो एक या दो कैंडिडेट कोई ऐसे निकल सकते हैं, नहीं तो सबके नंबर 110, 120, 100 और 95 किसी के, ऐसे सबके नंबर रहे थे। ठीक है, ओबीसी का देख लो आप 253। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ओबीसी की जो फर्स्ट पेपर की कट ऑफ थी वो क्या थी, 110 नंबर थी, और यहाँ पर देखो आप 253.75 यानी कि 253.75 में आप 254 कर लो आप, उसमें आप 110 माइनस करेंगे 144। बताओ कितने नंबर्स आपको चाहिए, 144, और जनरल को कितने चाहिए आपको 123। तो फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जो प्री की कट ऑफ है वो कितनी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फाइनल सिलेक्शन जो है कितने मार्क्स पे हो रहा है वो आपको ध्यान देना। देखिए आप अगर कोई किसी बच्चे को ओबीसी में 110 नंबर आगे होंगे, वो प्री क्वालिफाई कर गया होगा, तो आप बताओ क्या वो मेंस क्वालिफाई कर पाएगा, कभी नहीं, क्योंकि 144 मार्क्स मिले ही नहीं पिछले साल के। जो कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि जिनका अगर 100 कट ऑफ चली जाती तो उनका शायद हो जाता, तो देखो आप 100 कट ऑफ आपकी अगर चली भी जाती तो आप देखो आप 255 या 260 एवरेज लेके चलो आप, कि फाइनल के 260 तो आपको मान के चलना ही पड़ेगा।
तो इस हिसाब से आपको 160 मार्क स्कोर करने हैं। अब 160 मार्क स्कोर करना इतना ईजी नहीं है। हो सकता है किसी कैंडिडेट में इतनी कैपेबिलिटी हो, बट कॉपी भी डिपेंड करता है ना कि कॉपी उस साल किस तरीके से चेक होती है। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कि कॉपियां चेक हुई, किसी को 120 से ज्यादा मार्क बहुत ही कम बच्चों के हैं, बहुत रेयर बच्चों के। तो आप देखो ऐसे, तो बिल्कुल निराश मत होइए, वो अगले साल के लिए प्रिपेयर करें और अगले साल आप इतना अच्छा स्कोर करिए कि आपको इस तरह की उम्मीद करनी ही ना पड़े। आपको फाइनल कट ऑफ में आना है, प्री की कट ऑफ में आने से कुछ नहीं होता। आप देख लो, ईडब्ल्यूएस का एक अच्छा सा एग्जांपल आपको देता हूं कि पिछले साल जो ईडब्ल्यूएस की प्री की कट ऑफ थी वो थी 51 मार्क। अब देख लो यहाँ पे, अब इस साल देख लो कितनी है, 120 है। कितना बड़ा मार्जिन, 70 मार्क्स का फर्क आ गया, जबकि इस साल का पेपर थोड़ा सा लेंदी था और सब लोगों का मानना था कि कट ऑफ कम जाएगी, बट कट ऑफ 120 गई है ईडब्ल्यूएस की। अब एक और चीज बताता हूँ, आप देखेंगे कि 252 मार्क्स जो है फाइनल कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की। अब आप सोचो कि 252 मार्क्स फाइनल कट ऑफ है, 51 मार्क्स आपको प्री में लाने थे, तो उस हिसाब से आपको लाने हैं 201 नंबर, 201 मार्क्स। 200 नंबर के पेपर में आप 201 नंबर कैसे ला सकते हो बताओ, पॉसिबल है? तो बाउंड्री में अगर आप हो कट ऑफ के प्री के, तो उससे बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन में ये हेल्प करेगा या कुछ भी, बाउंड्री से नहीं। आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको मार्क्स जो है ना फाइनल वाले चाहिए होंगे ओवरऑल। प्रीवियस ईयर में जो बच्चे ईडब्ल्यूएस में 51 नंबर में सेलेक्ट हो गए होंगे, उन बच्चों का क्या फायदा सेलेक्ट होने का। हाँ, ये जरूर है कि वो पेपर 2 दे पाए होंगे, बैठ पाए होंगे, बट उनका कोई फायदा थोड़े है, क्योंकि उनका सिलेक्शन तो होना ही नहीं था। अभी भी आप सोच रहे हो जो बच्चे अनरिजर्व में हैं, जो ओबीसी में हैं, कि जिनके 100 मार्क्स हैं या जिनके 90 मार्क्स हैं या 110 मार्क्स हैं, वो लोग एकदम निराश हो गए होंगे कि यार अगर 110 पिछली बार गई थी, इस बार अगर पेपर टफ भी था, लेंदी था, तो 110 तो ज्यादा से ज्यादा 110 चली जाती, पर 110 से तो ये बहुत ज्यादा होगी, कम जानी चाहिए थी इवन। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। अगर आपकी 110 कट ऑफ जाती, सोचो आप अगर फाइनल कट ऑफ आपकी 260 जाती है, तो आपको कितने 150 नंबर चाहिए होंगे, और 150 नंबर लाना इतना इजी नहीं है। तो आप ये चीज सोचिए कि आपको प्री में स्कोर करना ही पड़ेगा। प्री में आपको कम से कम 140 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपको पेपर 2 के लिए आपको आसानी होगी और फाइनल सिलेक्शन में आपका नाम आना संभव हो पाएगा। तो आप प्री में स्कोर करने की कोशिश कीजिए। इट्स ऑल अबाउट प्रीलिम्स। तो जो लोग प्री में नहीं स्कोर कर पाए हैं और निराश बैठ गए हैं, वो बिल्कुल निराश ना हो। यहाँ पर मैंने दोनों को कंबाइंड कर दिया, आप देख सकते हैं कि 134, 110, 51, ये इस बार कितनी गई है 136। तो ये कंपैरिजन आप देख सकते हो यहाँ पर, दोनों का कंपैरिजन। अब देखो 134 से 257 का आपको सफर तय करना है, यह पिछली बार तय किया उन लोगों ने। अब आपको 136 से 260 तक का सफर, आप मेरे हिसाब से सोच के 136 से 260 तक का सफर आपको, ठीक है, मैं तो कहता हूँ आप 280 का स्कोर जो है लेकर के चलिए। सेम ओबीसी भी यही करेंगे। और कट ऑफ क्यों गई है इतनी ज्यादा, कैसे गई है, तो ये तो देखो डिपेंड करता है एसएससी में कैंडिडेट्स किस तरह के इस बार अपीयर हुए थे, कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे कैटेगरी वाइज, ये सब पे डिपेंड करता है। तो कट ऑफ जो है कितनी गई, कितनी नहीं गई, और इतनी क्यों चली गई हाई, ये सब तो देखिए लॉजिकल रीजन देखा जाए तो यही हो सकता है कि कैंडिडेट्स अच्छे अपीयर हुए, अच्छी तैयारी के साथ कैंडिडेट्स अपीयर हुए होंगे। आप लोगों का अगर प्री में जिनका भी नहीं हो पाया है, वो अगले साल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि डेट आ चुकी है। एसएससी का कैलेंडर जो आया है उसमें एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की डेट मेंशन है कि आपका किस तारीख को फॉर्म आएगा, किस तारीख को एग्जाम होगा, ये सारा कुछ उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया एसएससी ने। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, इस बार नहीं हो पाया अगली बार फोड़ेंगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि है स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले देखते हैं ऐसे पे बात करेंगे। लास्ट 30 डेज की स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी 35 डेज हैं, लेकिन 2 4 5 दिन आप सोच लीजिए कि संडे पड़ गया, या संडे का मतलब जैसे कि छुट्टी पड़ गई कोई, या फिर कहीं जाना पड़ा, कोई काम हो गया इस तरह से, एक दिन कोई खराब हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो 1 मंथ में 5 डेज आप निकाल दो, तो 30 डेज आपके बिल्कुल एकदम सेफ बचे हुए हैं। तो आप देखो यहाँ से पहला ऐसे राइटिंग मस्ट है। राइटिंग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप राइटिंग नहीं करेंगे, जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि मैं सिर्फ क्या करूं, आर्टिकल पढ़ता रहूं, कहीं से इंफॉर्मेशन डेटा वो सब कलेक्ट करता रहूं, और वो डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर मैं डायरेक्टली जाके एग्जाम में लिखाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये अपनी जो सोच जो भी अगर ये लेके बैठा हो वो बिल्कुल गलत है, वो ऐसा ना सोचे। आपको लिखना ही पड़ेगा, आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी गलत सलत लिखिए, बट लिखिए, आपको प्रैक्टिस करनी है। पर डे 2 ऐसे आपको लिखने ही लिखने हैं। जब आप 2 ऐसे पर डे लिखेंगे, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, ठीक है, आप टाइमर लगाइए और ऐसे लिखिए। टाइमर भी लगाइए कि कितने टाइम में आपको ये ऐसे लिखना है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 30 मिनट ही ऐसे को दीजिए,
30 मिनट एक ऐसे को, 30 मिनट दूसरे ऐसे को, 30 मिनट ट्रांसलेशन को, 30 मिनट बाकी। आपका अगर एग्जाम में 30 मिनट्स ट्रांसलेशन में पूरा नहीं लगता, बच जाता है, तो आपके लिए अच्छी बात है। बट मैं मान लो कि ट्रांसलेशन कुछ ऐसा आ गया जो आपको सोच सोच के करना पड़ रहा है या थोड़ा टफ है, पूरा ले गया टाइम, तो फिर तो जिस सेक्शन के लिए जितना टाइम दिया गया है उस सेक्शन के लिए उतना टाइम दीजिए। आप प्रैक्टिस ही आप इस तरह से करके जाइए ताकि आपको कल को एग्जाम में ये सब चीजें फेस करनी पड़े तो दूसरे सेक्शन से आपको उम्मीद ही ना रखो, पहले से ही उम्मीद है ही नहीं, तो दूसरे सेक्शन से आपको उम्मीद रखने की जरूरत भी ना पड़े एग्जाम में। आप डायरेक्टली जाइए, आपको पता है, प्रैक्टिस आपने कर रखी है कि 30 मिनट्स में आप ऐसे लिख देते हैं और 4 पेज का ऐसे आपको लिखना है। अगर कोई बहुत छोटे वर्ड्स लिखता है तो थोड़ा कम पेज में लिखें, पर मुझे लगता है 4 पेज में एनफ जो है आपके 500 वर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा याद भी रखना है, घर में प्रैक्टिस कर लेना। एक पेज लीजिए, पेज लाइनों वाला लीजिएगा क्योंकि वहां पर कॉपी लाइनों वाली मिलती है। यहाँ से हाशिया बनाइए, ठीक है, मार्जिन लाइन जो बनाते हैं हम, मार्जिन लाइन बनाइए और यहाँ पर अपना ऐसे लिखिए। और ऐसे लिख के आप एक बार काउंट कर सकते हैं क्योंकि वहां पर तो आपके पास इतना टाइम होगा नहीं कि एक एक वर्ड को आप काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप वर्ड्स को काउंट करके अपना ऐसे देख सकते हैं कि कितने वर्ड्स में हमारा 4 पेज में कितना हो। किसी को हो सकता है 3.5 पेज में भी हो जाता है, किसी का 4 पेज में भी होता है, किसी का जो बहुत बड़े बड़े और दूर दूर शब्द लिखता है वो 4.5 में भी होता है किसी किसी का, पर मुझे लगता है 4 से किसी का ज्यादा जाता नहीं। तो ओवरऑल कहने की बात ये है कि एक हिंदी में एक इंग्लिश में आपको ऐसे डेली लिखना है। ये कम से कम मस्ट है। अगर आप इससे ज्यादा लिख सकते हैं, 2 ऐसे लिख सकते हैं हिंदी के, 2 ऐसे इंग्लिश के लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, तो वेल एंड गुड है। ठीक है, देखो अगर आप ऐसे एक लिखते हो 30 मिनट्स आप एक ऐसे को देखो, 30 मिनट्स एक ऐसे को देखो, 1 घंटा ऐसे का हो गया। आपको टाइमर लगा के करना है और 1 घंटा आपको उससे पहले जो इसे आप लिख रहे हो उसके बारे में आपको पहले से पढ़ना है। पहले पढ़िए और उसके बाद लिखिए। तो 1 घंटा होगा तो 2 घंटे आपने ऐसे को ऐसे लिखने के पहले उसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू पढ़ना है, उसको लिखना है, और सेम इंग्लिश का भी और पढ़ना है और लिखना। तो 2 ऐसे आपको डेली लिखने हैं। तो टोटल 30 डेज में आपके 60 ऐसे हो जाते हैं। ट्रांसलेशन की बात करते हैं। देखिए ट्रांसलेशन के लिए मेरी तो रिकमेंडेशन ये है कि ट्रांसलेशन के लिए ना आप ना अलग से ट्रांसलेशन का कोई पैराग्राफ लेके ये सब ट्रांसलेट मत कीजिए। मेरा तो ये सीधा सा रिकमेंडेशन है सबको कि आप जो हिंदी में जो ऐसे लिखते हैं, हिंदी ऐसे को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, और जो इंग्लिश ऐसे लिखते हैं आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। उसी ऐसे को जो आपने ये ऐसे लिखे उन्हीं को इसमें ट्रांसलेट, जो ऐसे आपने हिंदी में लिखा उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, जो ऐसे आपने इंग्लिश में लिखा उसे आप हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। तो टोटल आपके 60 ट्रांसलेशन भी हो गए। ये मस्ट है। अब देखो उस हिसाब से आपने देख लिया कि आपका टाइम टोटल कितना खर्च होगा। 2 घंटे इसमें, बड़ा ऐसे है तो इसको ट्रांसलेट करने में भी टाइम लगेगा, तो ट्रांसलेट करने में टाइम लगेगा 4 से 5 घंटे। मेरा ऐसा मानना है कि 4 से 5 घंटे आपको ये पूरा काम करने में लग जाएगा। कितना? 4 to 5 आवर। ये पूरा काम करने में 4 to 5 आवर टाइम लग जाएगा। और दोनों एसी का ट्रांसलेट करने के बाद फिर उनका इवेल्युएशन करने में, क्योंकि आपको जरूरी थोड़ी कि आपने जो इंग्लिश में हिंदी लिखा और हिंदी से इंग्लिश में जो लिखा वो आपका करेक्ट होगा, तो उसको आप खुद को इवेल्युएट करने में, इस सब पूरे प्रोसेस में आपको 5 घंटे लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जितनी भी एडिटोरियल हैं, जो करंट टॉपिक्स पर जो मुद्दे हैं, उनको आपको क्या करना है, पढ़ना है। कोई मैगजीन से पढ़ सकते हैं, किसी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, जैसे दृष्टि आईएएस की वेबसाइट है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनसे आप पढ़ सकते हो। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए एजुकेशन के लिए है, एजुकेशन के अलग अलग फील्ड में, जैसे कि एजुकेशन का सिस्टम इस टाइम पर इंडिया में क्या है, एजुकेशन में क्या क्या सुधार हुए हैं, एजुकेशन में क्या क्या खामियां हैं अभी, है ना, वो सब सारी चीजें। एजुकेशन जो नई शिक्षा नीति आई है उस पे क्या है ना। G20 है, G20 के सारे आर्टिकल कि G20 से भारत को क्या मिला, G20 को भारत ने किस तरीके से आयोजित किया, G20 में क्या क्या हुआ, G20 के आउटकम्स क्या रहे, G20 से अब क्या लाभ होगा, दुनिया में क्या प्रभाव पड़ा। ये सारी चीजें क्या है, आर्टिकल में जो एडिटोरियल आप पढ़ते हैं उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। फिर उनसे क्या करना है, आपको डेटा कलेक्ट कर, जैसे दिल्ली डिक्लेरेशन आया है, दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या क्या था दिल्ली घोषणा पत्र में, उसमें आपको फिर वो सारी इंफॉर्मेशन एक पेज में जो आप कलेक्ट करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, उस सारी इंफॉर्मेशन को अपनी लैंग्वेज में सजा करके, राइट इन योर ऑन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में सजा करके उसको ऐसे में पिरोना है। जैसे कि दिल्ली घोषणा पत्र में कोई भी चीज आई है, तो जब आप डिटेल में पढ़ेंगे एडिटोरियल को, तो एडिटोरियल को एज इट इज आपके दिमाग में वो छप तो जाएगा नहीं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा वहां से कलेक्ट कर लिया आपने, डेटा याद कर लिया कि डेटा अच्छा ये चीज थी, फिर उसको अपने शब्दों में पिरोना, सरल शब्दों में। कोई जरूरी नहीं कि आपको बहुत टेक्निकल, बहुत ही पोएट्रिक वर्ड्स में आपको इतना देना पड़ेगा, बहुत ही मतलब इतना कि लगे कि बहुत बड़े कोई राइटर हो आप। नहीं नहीं, आपको श्रृंगार रस नहीं वहां पे करना, आपको बहुत ही सरल लैंग्वेज में
में आपको लिख देना है वो डेटा को। बस आपको वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक एसी में आपको पिरोनी है और आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। एसी की तैयारी में क्या, एडिटोरियल को रीड करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट करना, अपनी लैंग्वेज में फिर उसको सजाना और लिखना, और फिर ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर जो अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, फिर बाद में जो ऐसे लिखोगे फाइनल आप टाइमर लगा के जो लिख रहे हैं वहां पर आपको इसका इस्तेमाल करना है। आगे बात करते हैं ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन करते टाइम आपको बेसिक ग्रामर रूल पता होने चाहिए। बेसिक ग्रामर रूल आपको पढ़ने हैं, कितने, डेली 1 to 2 आवर, 1 से 2 घंटे आपको बेसिक डेली ग्रामर जो है पढ़नी है। क्योंकि ग्रामर आप नहीं पढ़ेंगे आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, आप एकदम वर्ड टू वर्ड अगर ट्रांसलेट कर देंगे, भावात्मक ट्रांसलेशन नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ हो जाए। और इफ यू हैव टाइम देन ट्रांसलेट द एडिटोरियल। अगर आपको टाइम मिलता है तो कोई भी मैगजीन लीजिए, कोई योजना की मैगजीन लीजिए, कुरुक्षेत्र की मैगजीन लीजिए, उसमें क्या होगा आप एडिटोरियल भी पढ़ पाएंगे। आप एडिटोरियल पढ़ने के साथ साथ वो किसी का लेख पढ़ने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, वहां से सेम दोनों लैंग्वेज में लेकर के, 2 लैंग्वेज में पत्रिका लीजिए, उस सेम मंथ की इंग्लिश में भी लीजिए, सेम मंथ की हिंदी में भी लीजिए। तो उसको आपको क्या करना है, दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी, तो आप जब हिंदी लिखेंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो दोनों से आप चेक कर पाएंगे। तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो ये करना है। तो टोटल आपको 5 to 10 आवर का मैंने बता दिया कि 5 आवर तो आपके ये वाला, और लास्ट यहाँ से जो 5 to 10 में जाना है, इसमें 2 घंटे तो मैंने आपको बता दिया बेसिक ग्रामर रूल में, 2 घंटे मैंने आपको बता दिया कि एसी की तैयारी कैसे करनी है, और 1 घंटा जो आपका बचेगा उसमें आपको क्या करना है कि इफ़ यू हैव टाइम ट्रांसलेट द एडिटोरियल, एडिटोरियल को आपको ट्रांसलेट करना है। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी जो है वो एसे और ग्रामर की स्ट्रेटजी होगी। एक बार पूरे सेशन को सम अप कर लेते हैं। पूरा सेशन में मैंने ये बताया आपको कि कट ऑफ जो रिलीज हुई है वो एज पर एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है, क्योंकि सब ने एक्सपेक्ट किया था कि 125 से 130 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है, लेकिन कट ऑफ चली गई है 136 ऑलमोस्ट। तो देखिए कट ऑफ अगर 136 चली गई है तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी की बात मैंने की कि ऐसे राइटिंग में आपको 2 ऐसे डेली लिखने हैं, एक हिंदी का एक इंग्लिश का, टोटल जो है 60 ऐसे आपके हो जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट उसमें लिखना है जोनर में, एजुकेशन में, साइबर क्राइम में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अंतरिक्ष में और महिला सशक्तिकरण में, ये सब आपको अलग अलग एस्पेक्ट में आपको कवर करने हैं। उन्हीं एसेज को ट्रांसलेट करना है, तो आपकी ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एडिटोरियल की 5 घंटे, उसमें मैंने बताया कि 5 घंटे टोटल इसमें आपके चले जाएंगे। एडिटोरियल की रीडिंग करनी है जिसमें आपके 2 आवर्स जाएंगे, 2 घंटे यहाँ चले जाएंगे, फिर 2 घंटे ग्रामर के रूल और उन सब में चले जाएंगे। आपको 1 घंटे में आपको क्या करना है कि अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको एडिटोरियल को पढ़ना है और उसको ट्रांसलेट करना है। तो ओवरऑल 8 to 10 आवर्स का डेली एवरेज लेकर के आपको चलना है, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और अगर आपको कुछ पूछना है या कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसे चाहिए आपको, कोई ट्रांसलेशन से लेकर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी मतलब जीएसटी पेपर के रिगार्डिंग आपको कुछ भी चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमसे जुड़े रहिए, ऐसी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हम लेके आते रहेंगे और ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। मैं बहुत सारे एसेज आपको समझाने वाला हूँ, और पिछले मैंने शॉर्ट्स भी डाले हैं, वहाँ पर आप देखिए। मैं लाइव क्लास लेकर के भी आने वाला हूँ जिसमें हम एसे को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे और एक एक हेडिंग को किस किस तरीके से लिखना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत सारे एसेज हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, बहुत सारे जोन के एसे हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ और इन सब में। तो ये सब हम बाद में किसी दूसरे वीडियो के माध्यम से बात करते रहेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।